नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जो सिर्फ स्याही से नहीं बल्कि वीरता, बलिदान और एक अदम्य गौरव से लिखे गए हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे किले की जो सिर्फ पत्थर और चूने का एक ढांचा भर नहीं है। नहीं, ये तो राजपूताना की आत्मा का, उसकी आन बान शान का प्रतीक है। तो चलिए आज गहराई से समझते हैं किलों के सिरमौर महान चित्तौड़ दुर्ग की गाथा को। राजस्थान में ना एक कहावत सदियों से गूंज रही है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। और इसका मतलब जानते हैं क्या है? बड़ा सीधा सा मतलब है कि अगर कोई किला है, कोई गढ़ है, तो वो बस चित्तौड़गढ़ है। बाकी सब तो उसके सामने छोटी मोटी किलेबंदियां हैं, गढ़ैया हैं। सोचिए, सिर्फ ये एक वाक्य ही इस दुर्ग के बेजोड़ दर्जे और लोगों के दिलों में बसी इसकी अगाध श्रद्धा को बताने के लिए काफी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। चित्तौड़, किंवदंतियों का किला। देखते हैं कि कैसे ये पत्थर और समय में गढ़ा गया एक ऐसा प्रहरी बना जिसने सदियों तक इतिहास की दिशा को तय किया। देखिए, चित्तौड़ के असली शक्ति का राज ना इसके भूगोल में छिपा है। ये किला अरावली पर्वतमाला के एक बहुत विशाल पठार पर बना है, जिसे मेषा का पठार कहते हैं। इसने इसे एक तरह का प्राकृतिक सुरक्षा कवच दे दिया। और इसका आकार बड़ा ही अद्भुत है। दूर से देखने पर यह एक विशाल वेल मछली जैसा लगता है, जो इसे एक ही समय में भव्य और डरावना दोनों रूप देता है। पर इसकी सबसे बड़ी सामरिक शक्ति थी इसका स्थान। यह दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले उस जमाने के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्ते पर एक प्रहरी की तरह खड़ा था। इसी वजह से यह शासकों के लिए अमूल्य था और दुश्मनों के लिए एक स्थायी निशाना। और इसके विशाल आकार का अंदाजा आप सिर्फ इस एक आंकड़े से लगा सकते हैं। इसकी परिधि यानी इसका पूरा घेरा 13 किलोमीटर का है। 13 किलोमीटर! जरा सोचकर देखिए, उस दौर में किसी भी हमलावर सेना के लिए इस विशाल दीवार को भेद पाना या इस पर चढ़ाई करना कितना कितना मुश्किल रहा होगा। ये संख्या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस किले की अभेद्यता का, इसकी ताकत का जीता जागता प्रमाण है। तो अब सवाल उठता है कि ये किला बना कैसे? कैसे एक पहाड़ी की चोटी एक महान साम्राज्य का दिल बन गई? चलिए अब हम इस महाकाव्य की उत्पत्ति को समझते हैं। देखिए, इसका इतिहास बहुत पुराना है। जो प्रामाणिक स्रोत मिलते हैं उनके अनुसार कहानी शुरू होती है 8वीं शताब्दी में। चित्रांगद मौर्य नाम के एक मौर्य शासक ने इसे बनवाया और इसका नाम रखा चित्रकूट। यही चित्रकूट समय के साथ बदलकर चित्तौड़ हो गया। फिर साल आया 734 ईस्वी, जब महान गुहिल योद्धा बप्पा रावल ने इसे जीत लिया। इसके बाद ये कई शासनों से गुजरा, लेकिन वो मोड़ जिसने इसका भाग्य बदल दिया वो आया 12वीं शताब्दी में। तब ये मेवाड़ साम्राज्य की स्थायी राजधानी बना। और बस यहीं से इसके उस गौरवशाली अध्याय की शुरुआत हुई जिसे आगे चलकर खून और बलिदान से लिखा जाना था। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जो चित्तौड़ की आत्मा है, इसकी पहचान है। तीसरा भाग, 3 महान घेराबंदियां। ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थी, ये वो अग्नि परीक्षाएं थीं जिन्होंने इस किले को आग में तपाकर एक किंवदंती बना दिया। लेकिन इन घेराबंदियों को समझने से पहले एक बहुत ही गहरी और दुखद परंपरा को समझना जरूरी है, साका। जब राजपूत योद्धाओं को यह एहसास हो जाता था कि हार अब निश्चित है, बचने का कोई रास्ता नहीं, तो वे साका करते थे। इसके 2 हिस्से होते थे। पहला, केसरिया। जब किले के सारे पुरुष केसरिया बाना पहनकर, जो कि बलिदान का प्रतीक है, किले के दरवाजे खोल देते थे और अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते थे। और दूसरा, जौहर। जब किले के अंदर की सभी महिलाएं, बच्चे दुश्मन के हाथों में पड़ने और अपमानित होने की बजाय एक विशाल धधकती आग में कूदकर अपने सम्मान की रक्षा करती थी। ये हार नहीं, बल्कि सम्मान के लिए दिया गया सर्वोच्च बलिदान था। चित्तौड़ की धरती पर पहला साका हुआ साल 1303 में। एक तरफ था दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। उसकी मंशा थी अपने साम्राज्य का विस्तार करना, और जैसा कि हम मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत में पढ़ते हैं, उसकी एक चाहत रानी पद्मिनी को हासिल करने की भी थी। और दूसरी तरफ थे मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह, जो किसी भी कीमत पर अपने राज्य और अपने सम्मान की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। खिलजी ने 1-2 महीने नहीं, पूरे 8 महीने तक किले को घेरे रखा। धीरे धीरे जब किले के अंदर रसद खत्म होने लगी तो अंत का समय आ गया। रानी पद्मिनी के चाचा और भतीजे गोरा और बादल ने जो शौर्य दिखाया, उसकी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। वे लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इसके ठीक बाद रावल रतन सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया किया और किले के दरवाजे खोलकर दुश्मन पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़े। और किले के अंदर रानी पद्मिनी ने 1600 क्षत्राणियों के साथ जौहर की ज्वालाओं में प्रवेश किया।
ये सिर्फ चित्तौड़ का पहला साका नहीं था, बल्कि इसे राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा जौहर माना जाता है। इस भयानक बलिदान के बाद जब खिलजी ने किले में प्रवेश किया तो उसे मिला क्या? सिर्फ राख और जली हुई हड्डियां। कहते हैं कि वो गुस्से से पागल हो गया। उसने लगभग 30,000 निर्दोष नागरिकों का, आम लोगों का कत्लेआम करवा दिया और किले का नाम अपने बेटे खिज़्र खां के नाम पर खिज़राबाद रख दिया। इतिहास खुद को दोहराता है। लगभग 200 साल बाद 1535 में चित्तौड़ ने एक और बड़ी परीक्षा का सामना किया। इस बार किरदार अलग थे। हमलावर था गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह, जो अपनी सल्तनत को बढ़ाना चाहता था, और किले की रक्षा का भार था महाराणा सांगा की विधवा राजमाता कर्णवती के कंधों पर, जो अपने छोटे बेटों के लिए इस राज्य की रक्षा कर रही थी। राजमाता कर्णावती ने बड़ी समझदारी दिखाई। उन्होंने सबसे पहले अपने बेटों विक्रमादित्य और उदय सिंह को सुरक्षित बूंदी भेज दिया और फिर देवलिया के रावत बाघ सिंह को सेनापति नियुक्त कर रक्षा का भार सौंपा। उन्होंने एक आखिरी कोशिश भी की। मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी, लेकिन इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। हुमायूं के दिल्ली से पहुंचने में बहुत देर हो गई और जब कोई उम्मीद नहीं बची तो रावत बाघ सिंह ने किले के पाडन पोल दरवाजे पर केसरिया किया और राजमाता कर्णावती के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने जौहर कर लिया। और फिर आया चित्तौड़ के इतिहास का तीसरा और शायद सबसे प्रसिद्ध साका, साल 1568 में। इस बार दुश्मन कोई और नहीं बल्कि मुगल सम्राट अकबर था, जो अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत चित्तौड़ को हर हाल में झुकाना चाहता था। इस बार मेवाड़ के सरदारों ने महाराणा उदय सिंह को मनाकर सुरक्षित गोगुंदा की पहाड़ियों में भेज दिया। किले की रक्षा का भारी भरकम जिम्मा दो महान योद्धाओं के कंधों पर आ गया, मेड़ता के जयमल राठौड़ और सलुंबर के पत्ता चुंडावत। इसी युद्ध के दौरान एक ऐसी अविश्वसनीय घटना घटी जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। अकबर की संग्राम नाम की एक बड़ी बंदूक की गोली से जयमल राठौड़ बुरी तरह घायल हो गए। उनका चलना फिरना मुश्किल हो गया। तब उनके भतीजे कल्ला राठौड़ ने उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया। अब जरा ये दृश्य सोचिए। कल्ला राठौड़ नीचे से 2 हाथों से तलवार चला रहे थे और उनके कंधों पर बैठे जयमल राठौड़ 2 हाथों से। इस अद्भुत अविश्वसनीय दृश्य को देखकर दुश्मन सेना में हड़कंप मच गया। उन्हें लगा कि कोई 4 भुजाओं वाला देवता युद्ध के मैदान में उतर आया है। ये वीरता की वो पराकाष्ठा थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जयमल पत्ता और कल्ला राठौड़ की इस अद्वितीय वीरता के बावजूद विशाल मुगल सेना के सामने राजपूत योद्धा कब तक टिकते? आखिरकार 25 फरवरी 1568 को किले का पतन हो गया। अपनी जीत के बाद भयंकर प्रतिरोध से क्रोधित अकबर ने एक बार फिर इतिहास दोहराया। उसने 30,000 निर्दोष लोगों के कत्लेआम का हुक्म दिया। ये एक ऐसा क्रूर काम था जिसे आज भी इतिहासकार अकबर के महान जीवन पर एक अमिट कलंक या धब्बा मानते हैं। लेकिन चित्तौड़ की कहानी सिर्फ विनाश और बलिदान पर खत्म नहीं होती। यही तो इसकी खासियत है। चलिए अब चौथे भाग पर चलते हैं, पत्थर में उकेरी गई विरासत। क्योंकि युद्ध की उसी राख से कला का एक ऐसा पुनर्जागरण हुआ जिसने इस किले को एक नई और अमर पहचान दी। अच्छा, किले के अंदर 2 बहुत मशहूर मीनारें हैं और लोग अक्सर इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर करते हैं। पहला है विजय स्तंभ, जिसे विक्ट्री टावर भी कहते हैं। इसे महान महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर अपनी शानदार जीत की याद में बनवाया था। ये 9 मंजिला है और 122 फीट ऊंचा है। दूसरा है जैन कीर्ति स्तंभ यानी टावर ऑफ फेम। ये विजय स्तंभ से पुराना है और इसे एक जैन व्यापारी जीजा भगेरवाल ने बनवाया था। ये 7 मंजिला है और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। तो एक विजय का प्रतीक है और दूसरा भक्ति का। दोनों अलग अलग स्मारक हैं जो अलग अलग कहानियां कहते हैं। विजय स्तंभ तो अपने आप में एक पूरी कहानी है। इसका निर्माण 1440 से 1448 के बीच 8 सालों में पूरा हुआ। महाराणा कुंभा ने इसे बनवाया था। इसकी 9 मंजिलों तक पहुंचने के लिए 157 घुमावदार सीढ़ियां हैं। पर सबसे अनोखी और शानदार बात जो उस दौर की कला की समावेशी सोच को दर्शाती है वो ये है कि इसकी तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द उकेरा गया है। सोचिए, ये सिर्फ एक राजा की जीत का प्रतीक नहीं बल्कि कला, धर्म और सहिष्णुता का एक अद्भुत संगम है। ये किला सिर्फ एक सैन्य छावनी नहीं था बल्कि ये एक बड़ा आध्यात्मिक केंद्र भी था।
यहाँ आज भी समीदेश्वर मंदिर है, जिसे मोकल जी का मंदिर भी कहते हैं। यहीं वो प्रसिद्ध मीरा मंदिर है, जहाँ कृष्ण दीवानी मीराबाई अपने कान्हा की भक्ति में लीन रहती थीं। कालिका माता का मंदिर है, जो मूल रूप से राजस्थान के सबसे प्राचीन सूर्य मंदिरों में से एक था, और भगवान विष्णु को समर्पित भव्य कुंभ श्याम मंदिर भी यहीं मौजूद है। किले के महल भी अपने आप में इतिहास की किताबों की तरह हैं। रानी पद्मिनी का वो खूबसूरत महल जो पानी के किनारे बना है, आज भी उनकी कहानी कहता है। गोरा और बादल का महल, जो हमें उन दो महान सेनापतियों के बलिदान की याद दिलाता है। फतेह प्रकाश महल, जिसे अब एक सरकारी संग्रहालय में बदल दिया गया है, और नवलखा भंडार, जो कभी किले का शाही खजाना हुआ करता था। आज भी इन महलों की दीवारों में आप गुजरे हुए युगों की गूंज महसूस कर सकते हैं। और अब चलिए आते हैं आखिरी और शायद सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर, चित्तौड़ की स्थायी आत्मा। क्योंकि ये किला सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक या एक खंडहर नहीं है, नहीं, ये एक जीती जागती किंवदंती है। चित्तौड़गढ़ की सबसे अनोखी बात क्या है जानते हैं? वो ये कि ये आज भी धड़कता है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इसका मतलब ये है कि आज भी हजारों लोग इन प्राचीन दीवारों के अंदर रहते हैं। यहां बाकायदा घर हैं, खेत हैं, दुकानें हैं, और जीवन अपनी सामान्य गति से वैसे ही चलता है। ये एक ऐसी अद्भुत जगह है जहां इतिहास और वर्तमान एक साथ सांस लेते हैं। जहां कभी युद्ध हुए थे, आज वहां बच्चे खेलते हैं। तो जब हम चित्तौड़ के इस पूरे महाकाव्य को देखते हैं, तो ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। इसके हर पत्थर में वीरता की गौरवशाली कहानियां हैं, लेकिन साथ ही अपार दुख और अनगिनत बलिदानों का दर्द भी है। इसकी विरासत, इसकी गाथा सम्मान की असली कीमत पर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करती है। क्या है सम्मान की असली कीमत? एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।